मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला खुद से पहले 3 साहिबान इक़्तिदार की तरह कमज़ोर हुक्मरान थे। उनकी वफ़ात 1748 में हुई तो उनके इकलौते बेटे अहमद शाह बहादुर मुजाहिद अलैन अबू नस्र 22 साल की उम्र में तख्त नशीं हुए। इवरेट जेनकिंस के मुताबिक मोहम्मद शाह ने काबुल नादिर शाह और कटिहार रूहिला के हाथों बनवाया था। कई दीगर सूबे आज़ाद रियासतें बन गए थे। अहमद शाह, जिन्हें सफदर जंग की सरबराही में मुग़ल उमरा की एक जमात ने तख्त पर बिठाया था, जवानी के बावजूद अपने वालिद से ज़्यादा मजबूत न थे। शक्की मिजाज और कंजूस वालिद ने उन्हें दिल्ली महल के एक कोने तक महदूद रखा। वो हरम की ख़वातीन, अदम तवज्जुही, उसरत और वालिद की डांट डपट में बड़े हुए। उन्होंने खुद से पहले तख्त के वरसा की तरह किसी फ़ौज की कमान नहीं संभाली थी। उन्हें ना तो इतना वजीफ़ा मिलता कि अमूमी राहतों में रह सके, ना उन्होंने चौगान, पोलो, जानवरों की लड़ाइयों और शिकार जैसे शहजादों के खेल खेले। यूं बड़े होने पर वो कुन ज़हन, नरम खो, बेवकूफ़ निकले। अपनी शख्सियत तो थी नहीं कोई, और जैसे और जिधर चाहे हाँक सकता था। मादर मलिका अधम बाई अवामी रक्कासा थी। जब उन्हें अहमद शाह के वालिद मोहम्मद शाह से मुतारफ़ करवाया गया, शहंशाह को वो इतनी भाई कि उन्हें मलिका बना लिया, लेकिन उन्होंने अपने अतवार न बदले और अपने बेटे अहमद शाह के तख्त नशीन होने को दरबार में अपनी बड़ाई जताने और पैसा समेटने का मौका जाना। अधम बाई को यकीन था कि अगर मुग़ल हिंदुस्तान को चलना है तो खुशखू मगर काहिल अहमद शाह के साथ साथ किसी और को इक़्तिदार संभालना होगा, और वो खुद वही है। अधम बाई के लिए मुश्किल ना था बाई में हुकूमत चलाने। इसके लिए अहल अफराद चुनने की सलाहियत तो नहीं थी, लेकिन नूर जहाँ की तरह रियासती उमूर खुद चलाना चाहे। हर रोज़ आला उम्माल उनकी ड्योरी में बैठते और वो पर्दे के पीछे से ख्वाजा सराओं के ज़रिए उनसे बातचीत करती। दरख्वास्तें, मतालिब और खतूत हरम में उन्हें पढ़कर सुनाए जाते और वो उन पर हुक्म जारी करती जो हतमी होते। अहमद शाह की वालिदा के अपने ज़ाती मुलाजिम जावेद ख़ान, जो नौजवान और वजीहा ख्वाजा सरा थे और ताकतवर शख्सियत के मालिक थे, से करीबी ताल्लुकात रहे। शाही वकार में तब कमी आई जब ख्वाजा सरा जावेद ख़ान देरीना शाही कवायद के बरक्स शाही हरम में रातें भी गुजारने लगे। जावेद ख़ान मोहम्मद शाह के दौर में हरम के मुलाजमीन के नायब मुंतज़िम और बेगमात की जायदादों के मुंतज़िम रह चुके थे। वो अधम बाई के खावंद की वफ़ात से पहले ही उनके जहन और जिस्म पर काबिज़ हो चुके थे। बाई के बेटे अहमद शाह के तख्त संभालने पर जावेद की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई। उन्हें 6 हज़ारी दे दी गई, मगर इस डर से कि ज़्यादा बातें ना बने। औरंगज़ेब के दौर से चले आए जावेद ख़ान के आका रोज़ अफ़ज़ो ख़ान पर भी ये इनायत कर दी गई। इक़्तिदार हाथ आया तो ऐश व नशात का सामना करने वालों में गिनर गए, और शहंशाह तो इक़्तिदार और समाज की जिम्मेदारियों से सफ़ नज़र किए जैसे इस सब के लिए तैयार बैठे थे। मेजर पोलियर ने 1777 में दिल्ली से लिखा कि शहज़ादा अहमद ने तख्त नशीन होने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर शराब, भंग, चर्स और दीगर नशा आवर शराबों में गर्क कर दिया था। अहमद शाह ने इंसिराम अमली तौर पर जावेद ख़ान के हवाले कर दिया और खिले आम तमाम मसाइल इस ख्वाजा सरा को फैसला के लिए भेजते। खुद रोक टोक के बगैर जिनसी लज्जत में डूब जाते। उधर जावेद ख़ान इस प्यासे नौजवान की शराब नोशी की हौसला अफजाई करते और हरम को औरतों से भरते। इन औरतों के साथ मर्द भी आए जिनका वाहिद मकसद ऐशकोशी की दाद था। रफ्ता रफ्ता शहंशाह का जहन सिर्फ फुश मिजाज अफराद की सोबत में रहने को माइल हो गया। जावेद को 19 जुलाई 1748 को दीवान खास का मुंतजिम बना दिया गया। दरबारी मौरख शाकिर खान के मुताबिक उन्हें जासूसी का महकमा, शाही हाथी, इनामात और तकर्रुर, अर्स मुकर्रर, बेगमात की जायदादों और शहंशाह के खजाना खास का भी निगरां बना दिया गया। उन्हें 7 हज़ारी मनसब और नवाब बहादुर शहंशाह के नायब के खिताब के साथ माही मरातिब, खिलत और पालकी से भी नवाजा गया। जावेद ख़ान अब जंग और अमन, महसूलात और तंजीम के फैसले कर रहे थे। उनका वाहिद मकसद शहंशाह और मलिका को खुश रखते हुए आला तरीन ताकत और उसके ज़रिए दौलत व सरवत का हुसूल था। उन्होंने अपने लिए मुनाफा बख्श जागीरें और उनसे आने वाले महसूलात को शहंशाह और फ़ौज की बजाय अपने लिए मखसूस रखा। शहंशाह के सामने लोगों की सिफारिश से भी वो लाखों कमाते। जब शहंशाह उनके मामलात को जावेद के ताबे करते तो उमरा को ये बात बहुत खुलती थी। इस नफरत के जवाब में जावेद उनसे बेइतना बरतते और दरमियाने दर्जे के उमरा को ज़्यादा इज्जत और ओहदे देते। नतीजा ये निकला कि बादशाह ताज के मौरूसी वफादारों से दूर होते गए। इखलाकी इन्हितात की रफ्तार बढ़ती गई और अहमद शाह के इक़्तिदार के दूसरे साल के इख्तिताम पर इंतज़ाम व इंसराम कमज़ोर हो चुका था। रियासत के सतून हर रोज़ मुतज़लज़ल होते थे। शहंशाह न कभी अपनी ममलुकत का पूछते, न सिपा का, न ख़जाने का। जावेद ख़ान
जो तमाम अमून रियासत पर काबिज थे, अपनी फितरी इस्तेदाद के मुताबिक उन्हें चिल्लाते और शहंशाह को यकीन दिलाते कि सब कुछ कवायद के मुताबिक हो रहा है, ताकि शहंशाह कुछ ऐसे उमूर से भी हाथ खींच ले जिन पर उनकी पहले नज़र थी। शहंशाह लज्जत में ऐसे मदन हुए कि पूरा एक कोस 4 मुरब्बा मील पर मुहित इलाका ख़वातीन के लिए मखसूस कर दिया और शहंशाह इस आरामगाह में उनकी सोहबत में 1 हफ्ता 1 महीना तक गुजार देते। बात इतनी बड़ी कि शाही दरबानों, जिन्हें 1 साल से ज़्यादा अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली थीं और न ही शहंशाह उनके किसी मुंतज़िम ने उनकी दाद रस्सी की थी, ने एक मंजर तरतीब दिया। उन्होंने शाही दरबार के सदर दरवाजे पर एक गधे और एक किता को बांधा और जब उमरा और दीगर दरबारी दरबार में हाजिरी को आए तो उन्होंने उनसे कहा, पहले आप उनके सामने झुकी। गधे की तरफ इशारा करके कहा, ये नवाब बहादुर हैं, और वो किता हजरत कुदसिया मादर मलिका। एक बार सिपाही अपने वाजिबात के लिए रोज आवाज बुलंद कर रहे थे और हुकूमत शाही सामान बेचकर मुश्किल से 2 लाख इकट्ठा कर पाई। शाही सामान, असलहे, कालीनों, खाना पकाने के बर्तनों, खाने के बर्तनों, किताबों और आलात की बयानिया फहरिस्त बनाई गई और ये चीज़ें दुकानदारों और फेरी वालों को बेची और हासिल होने वाली रकम से सिपाहियों की तनख्वाहें अदा की गई। इससे अवाम में वो ठट्ठा उड़ा के बयान के काबिल नहीं। शहंशाह जिनसी लज्जत की ज़्यादती से बेजार होते तो शहंशाहियत के बचगाना खेलों से ध्यान बटाते। मिसाल के तौर पर एक रोज़ फरवरी 1753 में अपने शेरखार बेटे महमूद शाह को अपने साथ सलामी के झरोके के नीचे नरगिस के फूलों में ले गए। तमाम उमरा और दरबारियों के बेटों को बुलावा भेजा कि वो शहजादे को नजराने पेश करें और उनके पीछे चलें। फिर बच्चे को मादर मलिका और मलिका ज़मानी के झरोकों के सामने ले गए ताकि वो शहंशाह की तरह उन्हें बाहर से सलाम पेश करें। फिर बच्चे को इसके लिए एक नए बनाए गए छोटे खेमे में शाही मसनद पर बिठाया और उमरा के बच्चों को इसके इर्द गिर्द खड़े होने के लिए भेजा और ख़ुद बच्चों के इस दरबार के दौरे को गए। ख्वाजा सराओं ने रास्ते में शहंशाह का इस्तकबाल किया और अपने आका की जानिब से उन्हें तहाइफ दिए। शहंशाह ने इसी बच्चे को 3 साल की उम्र में पंजाब का गवर्नर बना दिया और खेल ही की तरह 1 साल के एक बच्चे को इसका नायब मुकर्रर कर दिया, जिसके लिए सोने के तारों के बने बच्चों के कपड़े लाहौर भेजे गए। दूसरी जानिब खतरा था कि अहमद शाह अब्दाली के जनरल जहान खान कश्मीर पर हमला करेंगे, मगर वहां 1 साला शहजादा ताले सईद शाह को सूबेदार मुकर्रर कर दिया और एक और 15 साला लड़के को नायब। अहमद शाह हुक्मरान के तौर पर यूं कहिए कि थे ही नहीं। अपने वालिदैन की मिसाल थे, हुकूमत चलाने की ना तालीम थी ना तरबियत। बदचलनी को शियार किया और ज़्यादा वक्त बारी सोबत में गुजारते, जिससे शहंशाहियत का तसव्वुर और मजरूह हुआ। तारीख़ अहमद शाही में लिखा है कि शहंशाह को गुस्सा कभी कभार आता और वो भी लफ्ज़ों की हद तक। फ़ौजी रूह और फ़ौज की सरबराही की सलाहियत तो दरकनार ज़ाती जुरत भी नहीं थी। शाही फ़ौज झरोके के नीचे दरख्वास्त करती कि खोए हुए सूबों को वापस लेने की मुहिम्मात में उनकी सरबराही करें ताकि दिल्ली ख़जाने में फिर से महसूलात आएँ और भूख से मरते सिपाहियों और शाही खुद्दाम को उनकी तनख्वाह के देरीना वाजिबात मिल सकी। लेकिन वो इस पर राज़ी न होते। मरहटों की सिर्फ पेश कदमी पर ख़ानदान की औरतों को कैद और मुमकिना इस्मत दुरी के ख़तरे से दो चार करते सिकंदराबाद से खौफ में फ़रार से हिंदुस्तान की तारीख़ में उनका नाम ज़िल्लत से जड़ गया। जावेद खान ने रियासती उमूर में हाथ डालना शुरू किया तो दीगर उमरा की मुखालफत और उनके हसद का सामना हुआ। जावेद खान के मद्दे मुकाबिल जल्द ही सफदर जन और दूसरे उमरा थे। शहंशाह और उनकी वालिदा ने जावेद खान का हौसला बढ़ाया कि वो शाही ताकत के काबज़ीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और उन्हें उनके चुंगल से आज़ाद करें। जावेद खान को घरेलू मुलाजिमों, ख़ास तौर पर हरम की ख़वातीन और ख्वाजा सराओं और छोटे खिदमतगारों का साथ मुयस्सर था। यही उनके खुफिया कारिंदे और साजिश के किरदार बने। उन्होंने नवंबर 1748 में सफदर जंग को मारने की पहली नाकाम कोशिश की। नवाब वजीर इस कोशिश से ऐसे डे के दरबार में हाजिरी देना मौकूफ़ कर दिया। शाही ख्वाजा सराओं और मुग़ल उमरा की चपकलश ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई तो अमन अम्मा के मसाइल पैदा हुए और शहरी इंतज़ामिया मफलूज हो गए। शहंशाह के हमनाम अहमद शाह अब्दाली 1747 से अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे। उन्होंने हिंदुस्तान पर हमलों की इब्तिदा की और यूं हालात और बिगड़े। पंजाबा लाहौर के मुग़ल गवर्नर मीर मन्नो ने दिल्ली से मदद की दरख्वास्तें की मगर ना मिली और उन्हें हमला आवर की इताअत कबूल करना पड़े। अब्दाली के हमलों से जुर्रत पाते गंगावादी के 2 अफ़गान कबीलों रोहिला और बंगश पठानों ने दिल्ली के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने पास के इलाके उदे में लूट मार की। चूँकि उदे सफदर जंग की ताकत की बुनियाद था, इन्हें दारुल हुकूमत छोड़कर अपनी तमाम फ़ौज के साथ बगावत दबाने के लिए जाना पड़ा। इस वक्त तमाम गंगावादी और मरकज़ी हिंदुस्तान में मराठा असर और रसूख तेज़ी से बढ़ रहा था।
सफदर जंग ने चालाकी से मरूठों के मुतालिबात मानकर उनसे ताल्लुकात अच्छे कर लिए और उनकी मदद से रूहिला और बंगश पठानों की बगावत को कुचल डाला। इसी असना में अब्दाली ने पंजाब पर तीसरी बार हमला कर दिया। मुगल शहंशाह को उन खबरों पर बहुत तशवीश हुई। खौफ में उन्होंने अपने वजीर को दिल्ली की हिफाजत के लिए उदय से बिला भेजा और उनसे कहा कि वो अपने मराठा इत्तेहादियों को भी बैरूनी हमला आवर से लड़ने के लिए साथ ही लेते आएं। सफदर जंग ने 2 मराठा सरदारों मिलेराव होलकर और जीपा सिंधिया से दिल्ली के दिफा के लिए मुगल शहंशाह की तरफ से मुआहदा किया। मुआहदे की रूह से पेशवा बालाजी बाजीराव की जानिब से मरूठों ने पाया तख्त और मुगल शहंशाहत को अहमद शाह अब्दाली समेत दुश्मनों से बचाने का मुआहदा किया। बदले में उन्हें शहंशाह से 50 लाख रुपए मिलना थे और साथ ही साथ पंजाब और सिंध से चौथे महसूल का चौथा हिस्सा और अजमेर और आगरा में पेशवा का गवर्नर के तौर पर तकर्रुर बशमूल नागपुर और मथुरा की फौजदारी का वादा भी किया गया। सफदर जंग को लगभग 3 साल के दौरान 2 बार रुहीलखंड में रहना पड़ा। इस दौरान जावेद खान ने साजिश के तहत उनके साथी मीर बख्शी सलाबत खान को ओहदे से फारिग करवा दिया और उन्होंने बाकी जिंदगी दरवेश की तरह गुजारी। फिर सफदर जंग के बाद सबसे बड़े 2 ओहदों पर अपने लोग बिठा दिए। गाजी अल-दीन खान को उम्मीर आल-उमरा के खिताब के साथ आगरा का और उनके बिरादर निस्बती इंतज़ाम अल-दौला खान खाना के खिताब के साथ अजमेर का सूबेदार बनवा दिया। सफदर जंग 5 मई 1752 को दिल्ली लूटे तो साथ 50,000 मराठा फौज थी, लेकिन उन्हें जानकर अचंभा हुआ कि शहंशाह लाहौर और मुल्तान के सूबे हमला आवर को इसके कंधार वापस जाने से पहले ही दे चुके थे। ऐसा शहंशाह ने जावेद खान के मशवरा से किया था, जो वजीर की अदम मौजूदगी में उनके मुशीर आला बन चुके थे। ताकतवर वजीर के लिए ये सब हजम करना मुश्किल हुआ और उन्होंने ख्वाजा सराओं के सरबराह को ख़त्म करने और कठपुतली शहंशाह के पर काटने का फैसला किया। जावेद खान 27 अगस्त को सफदर जंग के यहाँ गए। दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। सफदर जंग जावेद खान को एक जानिब ले जाकर कुछ समझाने लगे। वहीं पीछे से किसी ने जावेद के जिगर में खंजर घोंप दिया और कहा, अपनी गद्दारी का मजा चख लो। दूसरे अफराद ने आगे बढ़कर उनका काम तमाम कर दिया। सर काटकर वजीर की हवेली के बाहर जमीन पर बैठे इस ख्वाजा सरा के हवारियों की जानिब फेंक दिया गया और धार दरिया किनारे रेत पर लोग खौफ से भाग निकले। किले के अंदर और बाहर जावेद खान के तमाम खजानों पर कब्जा कर लिया गया। हरम के पुराने मुंतजिम रोज अफजू खान को बहुत से ओहदे वापस मिल गए और कुछ अरसा दिल्ली में सुकून रहा। एक मुसन्निफ चहार गिल जावेद खान की बनाई इमारतों और मसाजिद के लिए कहते हैं, वो शख्स कभी नहीं मरता जो अपने पीछे जमीन पर पाल, इबादतगाह, कुनवा और सराय छोड़ जाता है। सफदर जंग ने शहंशाह के तमाम मुलाजमों को निकाल दिया। खजाना और फौज पहले ही मुगल शहंशाह के हाथ में नहीं थे। सफदर जंग ने उनके मुलाजिम भी अपने मुकर्रर कर दिए। यूं शहंशाह की हैसियत वजीर के एक कैदी की सी रह गई। मरूठों को सफदर जंग ने वदा की रकम में से कुछ दे दी और उनसे दरख्वास्त की कि दिल्ली की आबादी पर अपना गुस्सा ना निकाले। मरूठे खुद भी इस दरबारी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने फौजियों को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होने दिया, ताहम इर्द गिर्द के इलाके उनके गैज़ और गज़ब से महफूज न रह सके। जावेद खान के सफाकाना कत्ल और शहंशाह और उनके ख़ानदान के साथ बारे सलूक की अफवाहों से दरबार और दिल्ली में सफदर जंग मुखालिफ लहर अलिफाटे गए। खाना जंगी फूट पड़ी जो दिल्ली की गलियों में मई से नवंबर 1753 तक 6 माह लड़ी गई। इंतज़ाम अल-दौला और इमाद अल-मालिक सफदर जंग मुखालिफ कुव्वतों के सरखील थे। अब ताकत का तवाज़ुन उनके हाथ था। सूरत हाल बिगड़ती देखकर सफदर जंग ने शहंशाह पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी और मुखालिफिन से सुलह कर ली। बाहमी मुआहदे के तहत सफदर जंग को उदय और अलाहाबाद की गवर्नरी दे दी गई और वो अपनी तमाम फौज लेकर 7 नवंबर 1753 को दिल्ली से चले गए। शहंशाह अहमद शाह ने अपने दौर के आखिरी 2-3 बरसों में रियासत के उमूर खुद चलाना शुरू कर दिए। पूरे 6 घंटे मसरूफ रहते। इस दौरान न कुछ खाते न पीते। इलाकों से आई खबरें पढ़ते, सूबेदारों के खतूत का जवाब देते, शिकायत सुनते, फौजी फहरिस्तों का मुआयना करते, माली और इंतज़ामी मामलात पर हुक्म जारी करते, मगर उन पर कभी अमल दरामद न होता। काम का वक्त ख़त्म होने पर अगले 18 घंटों के लिए मर्दों से दूर हरम की ख्वातीन और खलवत में चले जाते। फिर आला तरीन वजीर को भी शर्फ बारियाबी ना मिलता। आम तौर पर बेहतरीन और पुरअमन तरीन गाँव ताज खालसा शहंशाह के सफन खास के लिए रखे जाते। शहंशाह और उनका घर उन्हीं पर चलता, लेकिन पहले जावेद खान और सफदर जंग जैसे उमरा और बाद में इमाद अल-मालिक ने यह आमदन अपने लिए मखसूस कर ली। शहंशाह को कम ही हिस्सा देते। यूं शहंशाह, इनके घर और खुद्दाम में फाकों तक नौबत आ गई। गवर्नर अपने अपने इलाकों में आज़ाद और खुद मुख्तार और अमारत से रहने लगे।
दरबार से वाबस्ता उमरा को बाकायदा आमदन मिलना बंद हो गई तो गुर्बत में उन्होंने अपने मुलाजमों और सिपाहियों को फारग कर दिया। बस जावेद खान, सफदरजंग और जुल्फ़िकार जंग ही माकूल आमदन और मजबूत फौज के हामिल रहे, लेकिन जुल्फ़िकार भी 1750 की राजपूत मुहिम में शिकस्त फाश के बाद भीख मांगने तक आ गए। यूं शाही मुहाफिजों और दारुल हुकूमत के तोपखाने के सिपाहियों के अलावा, जिनकी तनख्वाह महीनों से वाजिब थी, फौजी ताकत तहलील हो गई। आखिर तक 3 साल के बकाया जात थे। अमारत उसरत में बदल गई। वस्ती एशिया के सिपाहियों और शहंशाह के घरेलू सिपाहियों ने वजीरों, उमरा, ताजिरों और दस्तकारों से तमाम कीमती अशिया उठा ले और उन्हें बेच दिया। उमरा को ऐसा बेइज्जत किया कि उनके पास सिर्फ पहनने के कपड़े और मिट्टी के बर्तन ही बचे। जब शहंशाह ने तहकीकात की तो तनख्वाहों के 3 साल के वाजिबात निकले। खजाने में एक पाई भी होने का क्या इम्कान था। बस तवाइफ अल-मुलूकी थी, यानी रियासत टुकड़ों में बच चुकी थी। इंतज़ाम अल-दौला को शहंशाह ने खाना जंगी के दौरान ही वजीर मुकर्रर कर दिया था, मगर अब इमाद अल-मालिक की क़यादत में उमरा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने जल्द ही इमाद अल-मालिक के हक़ में इस्तीफ़ा दे दिया। इमाद अल-मालिक के ताकतवर और साजिशी होने के बावजूद दिल्ली के नाअहल तरीन वजीरों में एक साबित हुए। खुद गरज और ताकत के भूखे इमाद अल-मालिक ना तो इंतज़ाम चला सके, ना मुग़ल दरबार में अपने साथियों का एतमाद पा सके। शहंशाह के साथ उनका रवैया तहक्कुमाना और आमिराना था, जो अहमद शाह और उनके शाही ख़ानदान के लिए मायूस कुन था। इमाद अल-मालिक शक्की मिजाज और साजिशी थे। अपने दोस्तों पर भी एतबार न करते और हमेशा दुश्मनों की जानिब से भी उन्हें ऐसे ही सलूक का डर रहता। इसीलिए जो ही सफदरजंग की वापसी की अफवाहें सुनी, इमाद अल-मालिक का सुकून बर्बाद हो गया कि उनकी वापसी पर हो सकता है वज़ारत उन्हें दे दी जाए। ऐसी सोच लिए इमाद अल-मालिक ने बेबस शहंशाह से तख्त छीन लिया और एक और मुग़ल शहजादे अजीज़ अल-दीन को कैद से निकाला और आलमगीर दुगम के खिताब के साथ तख्त नशीन कर दिया। नए शहंशाह ने अहमद शाह की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सैफुल्लाह की सरबराही में सिपाही खास महल की ड्योढ़ी से हरम में दाखिल हुए तो अहमद शाह और उनकी वालिदा को रंग महल के सामने बाग के दरख्तों में छुपा दिया। पहले उन्होंने साबिक शहंशाह को बाहरी जानिब एक कमरे में बंद किया, फिर उनकी वालिदा का चेहरा छुपाने के लिए मुंह पर शाल फेंककर खींचकर उन्हें भी इसी कमर बड़िए में ले जाया गया। माजूल शहंशाह प्यास और जहनी सदमे की शिद्दत से पानी के लिए पुकारते। सैफुल्लाह ने वही मिट्टी में पड़े टूटे घड़े के एक टुकड़े में पानी डालकर उनके मुंह के करीब किया। 1 घंटा पहले तक के शाहों के शाह उसे पीकर बहुत खुश थे। 1 हफ्ते बाद साबिक शहंशाह और उनकी वालिदा की आंखें निकाल दी गई। अधम बाई ने अहमद शाह में किरदार की कमी को बढ़ावा दिया और इसी किरदार की कमी ने उनकी और बादशाह की किस्मत पर मेहर लगा दी। अहमद शाह बहादुर सलीमगढ़ कला में कैद रहे। शहंशाह शाह आलम सानी के दौर में 1775 यकम जनवरी में 49 साल की उम्र में वफात पा गए। उनके एक बेटे महमूद शाह बहादुर बेदार बख्त ने 1788 में शाहजहां चहारुम के तौर पर मुख्तसर तौर पर हुकूमत की।